Good morning. So, today we are going to study a topic that is nephrolithiasis. I have written over here. I'm writing once more nephrolithiasis. तो आज हम स्टोन या रीनल कैल्कुलाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रीनल कैल्कुलाई होते क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं और ऐसे कौन से प्रिवेंशंस हैं जो हमको लेने चाहिए, एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अबाउट नेफ्रोलिथियासिस। हम इन सब चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस एनक्लेक्स में और मॉसबी के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो स्टार्टिंग विद नेफ्रोलिथियासिस, सबसे पहले अगर मैं नेफ्रोलिथियासिस बताऊँ आपको क्या है, तो यह दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक है नेफ्रो एंड द सेकेंड वन इज लिथियासिस। सो नेफ्रो मीन्स किडनी and lithiasis means stone. Okay, so nephrolithiasis means stone in kidney. इसी तरीके से आप एक और वर्ड अगर आपने सुना है तो आपने सुने होंगे, जैसे यूरेट्रोलिथियासिस। यूरेट्रोलिथियासिस मीन्स स्टोन, लिथियासिस मीन्स स्टोन इन यूरेटर। इसी तरीके से सिस्टोलिथियासिस मीन्स स्टोन इन सिस्टो मीन्स ब्लैडर। तो ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेफ्रोलिथियासिस मीन्स स्टोन इन किडनी, यूरेट्रोलिथियासिस मीन्स स्टोन इन यूरेटर एंड सिस्टोलिथियासिस मीन्स स्टोन इन ब्लैडर. Now we will move to another topic, that is formation of stone. हम ये देखेंगे कि स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टोन फॉर्मेशन के पीछे जो रीज़न है वो बेसिकली दो रीज़न होते हैं। पहला सुपर सैचुरेशन एंड द सेकेंड वन इज urine stasis. So these are the basic principles behind the formation of stone. I will explain them one by one. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये जो हमारा यूरिन है वो कैसे बनता है। हमारे यूरिन में सॉल्वेंट होता है और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं। ओके, सॉल्वेंट होता है एंड कुछ सॉल्यूट होते हैं। जो सॉल्यूट होते हैं जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, ओके, फॉस्फेट, सो ऑल दीज आर सॉल्यूट। एंड जो सॉल्वेंट होते हैं, ओके, वाटर, ये सारे क्या होते हैं, सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट। तो पहला जो प्रिंसिपल है सुपर सैचुरेशन क्या कहता है, सुपर सैचुरेशन ये कहता है अगर किसी भी तरीके से ये जो सॉल्यूट है ये कंसंट्रेट हो जाए, अगर ये सॉल्यूट कंसंट्रेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से स्टोन फॉर्मेशन करेंगे यूरिन में। ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन यानी ये जो सॉल्यूट है ये क्या हो रहे हैं, कंसंट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन दो तरीके से हो सकता है। वैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब भी ये सॉल्यूट होते हैं इनके बीच में कुछ इनिबिटरी फैक्टर्स होते हैं जो इन सॉल्यूट्स को सैचुरेट होने से रोकते हैं। ठीक है, वो जैसे कि एग्जांपल में सिट्रेट में आपको बता सकता हूँ, मैग्नीशियम बता सकता हूँ। मैग्नीशियम और सिट्रेट कुछ इनिबिटरी फैक्टर होते हैं जो इन सॉल्यूट्स को आपस में सैचुरेट होने से रोकते हैं। लेकिन स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है, या तो ये जो सॉल्यूट्स है ये ज़्यादा हो जाए, पहली कंडीशन, ये जो सॉल्यूट है ये ज़्यादा हो जाए, यानी कैल्शियम की अमाउंट किसी पर्सन में ज़्यादा हो जाए तो उसको कैल्शियम स्टोन होने का रिस्क रहता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सलेट की अमाउंट किसी पर्सन में ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा स्पाइनेच, स्ट्रॉबेरीज इसके एक एग्जाम्पल होते हैं। अगर ऑक्सलेट किसी में ज़्यादा हो जाए तो वो ऑक्सलेट स्टोन को फॉर्म कर सकता है। और अगर किसी में फॉस्फेट
ज़्यादा हो जाए तो फॉस्फेट स्टोन को कॉज कर सकता है। तो या तो ये सोल्यूट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे तो जो रिस्क होगा स्टोन फॉर्मेशन का वो बढ़ जाएगा। सेकंड चीज, या ये जो सॉल्वेंट था वो कम हो जाए सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट कम हो जाए, मान लो कोई भी पर्सन है उसमें डिहाइड्रेशन है या फिर लेस वाटर इनटेक है, अगर वो कम पानी पीता है तो क्या होगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे, तो सुपर सैचुरेशन लीड करेगा। और सुपर सैचुरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, स्टोन के लिए। ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन और यूरिन स्टेसिस जब भी हमारी यूरिन इमोबिलिटी, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी वगैरह की वजह से काफ़ी उसका स्टैग्नेशन होता है ब्लैडर में, तो वो भी लीड करता है स्टोन फॉर्मेशन को। तो जो हमारा पहला पॉइंट था सुपर सैचुरेशन, उसमें हमने बोला सोल्यूट का ज़्यादा हो जाना, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसमें जो पहला पॉइंट था हमारा सुपर सैचुरेशन में वो ये था कि सोल्यूट का ज़्यादा हो जाना। आइए कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन देखते हैं जिसमें ये सोल्यूट ज़्यादा हो सकते हैं। जो मैंने आपको सोल्यूट बोले, कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिनमें ये सोल्यूट ज़्यादा हो सकते हैं, और वही क्या हो जाएंगे, स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाइपर थायरॉयडिज्म। किसी पर्सन को हाइपर थायरॉयडिज्म है, ठीक है, अगर उस पर्सन में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें T3 और T4 की जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर T3 और T4 उसमें ज़्यादा है तो उसकी जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा है तो ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी, और अगर ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो कैल्शियम स्टोन को लीड कर सकता है। ठीक है, सो देख रहे हैं डिजीज कंडीशन की वजह से भी कैल्शियम स्टोन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमने प्रिंसिपल बोला है सुपर सैचुरेशन और यूरिन स्टेसिस, इसके अंदर ही वो इंक्लूड होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो रही है। सुपर सैचुरेशन कैसे हो सकता है, या तो सॉल्वेंट कम हो जाए, जिसमें डिजोल्व थे पार्टिकल वो कम हो जाए तो पार्टिकल सैचुरेट हो जाए, या फिर सोल्यूट हमारे ज्यादा हो जाए। ओके, या फिर जो इनिबिटरी फैक्टर्स थे जो उनको रोक रहे थे कंसंट्रेट होने से वो कम हो जाए। ये तीन हो सकते हैं सुपर सैचुरेशन में। ओके, सो हमने देखा सोल्यूट ज़्यादा होने के एग्जाम्पल क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 T4 बढ़ेगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ेगी, ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम स्टोन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बोन्स से कैल्शियम को ब्लड में लेके आता है। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कैल्शियम बोन से ब्लड में आएगा तो ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाएगी, और ये फिर से कैल्शियम स्टोन को लीड करेगा। तो ये कुछ डिजीजेज है जो कि स्टोन फॉर्मेशन को लीड कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एट लास्ट वही आएंगे। अब देख लीजिए डिक्रीज सॉल्वेंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डिक्रीज सॉल्वेंट, मान लो किसी पर्सन में क्या है, डिहाइड्रेशन है, किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन है, या किसी में लेस वाटर इनटेक है, कोई कम पानी पीता है, या फिर किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन है, इट विल ऑल्सो लीड टू, ये किस चीज को लीड करेगा, स्टोन फॉर्मेशन को। सो हमने अभी तक प्रिंसिपल ऑफ स्टोन फॉर्मेशन देखा। नाउ वी विल चेक द रिस्क फैक्टर फॉर स्टोन फॉर्मेशन। रिस्क फैक्टर किसके लिए, स्टोन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है। ओके, अब देखना मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। जो जो हम रिस्क फैक्टर यहाँ पर मेंशन करेंगे वो हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे उन्हीं को फॉलो कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। मान लो पहला रिस्क फैक्टर है डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन है तो उसमें सैचुरेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं सोल्यूट के,
तो वो लीड कर सकता है स्टोन फॉर्मेशन को। तो ये हमारे किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? सुपर सैचुरेशन को फॉलो कर रहा है। और सुपर सैचुरेशन में भी किस चीज़ को? सॉल्यूट का ज़्यादा हो जाना, सॉरी सॉल्वेंट का कम हो जाना। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है? सॉल्वेंट कम हो रहा है। ओके, सुपर सैचुरेशन के अंदर 3 थे, सॉल्यूट का ज़्यादा होना, सॉल्वेंट का कम होना, मेनली 2 है। इनहिबिटरी फैक्टर्स का कम होना भी एक फैक्टर था। लेकिन डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन में सुपर सैचुरेशन को लीड करेगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है? सॉल्वेंट कम हो रहा है। दूसरा देखते हैं, लेस वाटर इनटेक। सेम बात है, लेस वाटर इनटेक होगा, लीड करेगा सुपर सैचुरेशन को। ठीक है, और सुपर सैचुरेशन में इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी सॉल्वेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में मैंने आपको बताया था कि T3 T4 ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ रही है। एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ती है तो बोन से कैल्शियम ब्लड में रिलीज होते हैं, और ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट बढ़ने से कैल्शियम स्टोन हो जाते हैं। तो ये भी सुपर सैचुरेशन की वजह से हो रहा है। पर यहाँ पर बात ध्यान देने लायक ये है कि यहाँ पर सुपर सैचुरेशन में क्या हो रहा है? सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है। इन दोनों कंडीशन में सॉल्वेंट कम हो रहा था, यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन ऑल्सो लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर कोई आपसे पूछे हाउ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन, तो आपको ये जो उसके रीज़न है ये पता होना चाहिए। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव होगा, ज़्यादा कैल्शियम बोन से रिलीज होके ब्लड में जाएगा, कैल्शियम बढ़ेगा एंड इट विल ऑल्सो एट लास्ट वो स्टोन फॉर्मेशन को लीड करेगा। तो ये भी सुपर सैचुरेशन का ही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? सोल्यूट ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम ज़्यादा हो रहे हैं इनमें। ठीक है, अगला जो रिस्क फैक्टर है मान लो वो है यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। जब भी आप स्टेरॉइड्स यूज़ करते हो तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए स्टेरॉइड्स यूज़ करने से ओस्टियोपोरोसिस भी होता है। ये क्वेश्चन कई बार एम्स के एग्जाम से पूछा जाता है कि स्टेरॉइड्स अगर कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बिकॉज ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब अगर ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाएगा, यानी बोन्स में से कैल्शियम रिलीज होके कहाँ आएंगे? ब्लड में आएंगे, और कैल्शियम की अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगी। तो इसमें ये भी सुपर सैचुरेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम इसमें भी ज़्यादा हो रहा है। इन दो में भी कैल्शियम ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, अगला है डाइट हाई इन कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट। अगर कोई पर्सन ऐसी डाइट लेता है जिसमें कैल्शियम के अमाउंट या फॉस्फेट या ऑक्सलेट इनकी अमाउंट एक्सेसिव होती है, तो वो भी उसको भी स्टोन का रिस्क होता है, स्टोन फॉर्मेशन का। इसका क्वेश्चन एनक्लेक्स में आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑक्सलेट स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं? या तो स्पाइनस या फिर स्ट्रॉबेरीज। ये क्वेश्चन आपको मौसबी में मिलेगा, स्ट्रॉबेरीज नहीं लेनी होती है। इसी तरीके से कैल्शियम स्टोन का भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसी तरीके से मान लो यूरिक एसिड स्टोन है, तो अगर कोई डाइट प्यूरिन डाइट ज़्यादा ले रहा है, तो अगर वो प्यूरिन डाइट ज़्यादा ले रहा है, जो कि मीट वगैरह में ज़्यादातर नॉन वेज जो होते हैं उसमें प्यूरिन पाया जाता है, तो ये जो प्यूरिन है इसका एंड मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो अगर कोई पर्सन है वो ज़्यादा नॉन वेज वगैरह खाता है तो उसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। प्यूरिन क्योंकि बिकॉज नॉन वेज से वो ले रहा है तो उसका यूरिक एसिड उसकी बॉडी में ज़्यादा फॉर्म होगा, और यूरिक एसिड बनेगा तो वो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। बट इसमें भी देखो क्या हो रहा है, डाइट हाई इन कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, प्यूरिन्स, इसमें भी क्या हो रहा है? सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है। आप हमारे सारे प्रिंसिपल्स को बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो इमोबिलाइजेशन भी एक रीज़न होता है। इमोबिलाइजेशन में क्या हो रहा है?
कोई भी पेशेंट है, बैक इंजरी होती है, ठीक है, इसमें इमोबिलाइजेशन में क्या हो रहा है, यूरिन क्या कर रहा है, स्टेसिस, stagnation of urine in the bladder, so it will lead to super saturation. so urine stasis भी हमारा एक प्रिंसिपल था, एक सुपर सैचुरेशन था, सेकेंड वन इज यूरिन स्टेसिस. तो इमोबिलाइजेशन क्या किस चीज़ को लीड करता है, यूरिन स्टेसिस को, जो स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है. और इमोबिलाइजेशन के साथ एक कॉन्सेप्ट और है, जब भी पेशेंट इमोबिलाइज होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसकी ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है, क्योंकि बोन्स से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में जाता है. अगर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी हो, ये रीजन भी लीड कर सकता है कैल्शियम स्टोन के फॉर्मेशन को. तो टिल नाउ मैंने आपको सबसे पहले बताया नेफ्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस, ये टर्म्स बताए. प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिए हैं. सुपर सैचुरेशन या तो सॉल्वेंट का कम होना या सॉल्यूट का ज़्यादा होना, या उनके बीच में जो इनहिबिटरी फैक्टर्स थे, सिट्रेट, मैग्नीशियम, इनका कम हो जाना, या यूरिन स्टेसिस हो जाना, ब्लैडर में यूरिन का काफ़ी टाइम तक स्टेसिस या स्टैग्नेशन हो जाना, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन होना. रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया, डिहाइड्रेशन किसी पर्सन में है, सॉल्वेंट कम हो रहा है, सुपर सैचुरेशन हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. वाटर इनटेक कम है, सुपर सैचुरेशन होगा, सॉल्वेंट क्योंकि कम है तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. हाइपरथायराइडिज्म में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा है, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम स्टोन बनेंगे. हाइपर पैराथायराइडिज्म में कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम स्टोन बनेंगे. स्टेरॉइड्स में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम स्टोन बनेंगे. डाइट हाई इन कैल्शियम, कैल्शियम स्टोन. फॉस्फेट, फॉस्फेट स्टोन. ऑक्सलेट, ऑक्सलेट स्टोन. ठीक है. प्यूरिन, यूरिक एसिड स्टोन. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल the type of stones that are found in our body. I will explain them one by one next page. Immobilization, यूरिन स्टेसिस हो रहा है, लीड कर रहा है यूरिन स्टोन फॉर्मेशन को. नाउ टाइप्स ऑफ स्टोन. टाइप्स ऑफ स्टोन. सो बेसिकली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टोन बताऊंगा. एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा और उनमें आप फोकस कीजिएगा. जैसे पहला जो टाइप ऑफ स्टोन है वो है कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन. कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन. तो अब कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है, तो अगर कोई आपसे इसका कंपोजिशन पूछेगा तो आप कंपोजिशन बता सकते हैं कि यह बना होगा कैल्शियम का एंड फॉस्फेट का. कैल्शियम एंड फॉस्फेट. अगर कोई आपसे नेचर पूछेगा, देखिए नेचर और डाइट, ये दो क्वेश्चन एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है. आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके की डाइट देंगे. तो आपको हमेशा जिस नेचर का स्टोन होता है उसके अपोजिट डाइट देनी होती है, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन एक एल्कलाइन नेचर का स्टोन है. तो आपको जो डाइट देनी है वो कैसी देनी है, एसिडिक डाइट. यही क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाएगा. अ पेशेंट विद कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, विच टाइप ऑफ डाइट यू विल प्रीफर फॉर द पेशेंट. आप कैसी डाइट पेशेंट को देंगे, ऐसी डाइट जो कि एसिडिक हो, बिकॉज जो स्टोन का नेचर है वो कैसा है, एल्कलाइन है. और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं. तो पहला है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, बस आपको इतना याद रखना है. सेकंड है कैल्शियम ऑक्सलेट. सेकंड जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट. कैल्शियम ऑक्सलेट के कंपोजिशन में भी आपको कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंपोजिशन में आपको पता होगा कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाएंगे. मेन है नेचर. नेचर कैसा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, एल्कलाइन नेचर. अगर कैल्शियम ऑक्सलेट का एल्कलाइन नेचर है तो हम डाइट कैसे देंगे पेशेंट को, हमेशा एसिडिक डाइट. सो नेचर कैसा है, एल्कलाइन नेचर, हम डाइट कैसी देंगे, एसिडिक डाइट. यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक और बात मैं कैल्शियम स्टोन के बारे में आपको बता दूं. कैल्शियम स्टोन की खासियत यह है कि ये हमेशा आपको रेडियोग्राफी में विजिबल होंगे, दिखेंगे, विजिबल इन रेडियोग्राफी. ठीक है. कई बार कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो आपको रेडियोग्राफी में विजुअलाइज नहीं होंगे, जैसे यूरिक एसिड स्टोन,
क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, तो अगर आप रेडियोग्राफी करोगे तो आपको यूरिक एसिड स्टोन नहीं दिखेंगे, लेकिन कैल्शियम स्टोन हमेशा अगर आप रेडियोग्राफी करोगे तो आपको विजुअलाइज हो जाते हैं। तो ये एक खासियत है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टोन रेडियोग्राफी में नहीं दिखते हैं, कौन से दिखते हैं। इसीलिए गोल्डन स्टैंडर्ड किसको माना जाता है, अगर किसी भी पेशेंट को स्टोन है तो गोल्डन स्टैंडर्ड हमेशा माना जाता है सीटी स्कैन को, क्योंकि सीटी स्कैन से हम हर तरीके का जो स्टोन है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेडियोग्राफी करते हैं तो हम सिर्फ कैल्शियम स्टोन को देख सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स को नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वो ट्रांसल्यूशिएंट होते हैं। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, एल्कलाइन इन नेचर, वी विल प्रोवाइड एसिडिक डाइट टू द पेशेंट। सेकंड है कैल्शियम ऑक्सलेट, नेचर इज एल्कलाइन एंड वी हैव टू प्रोवाइड एसिडिक डाइट टू द पेशेंट। थर्ड इज स्ट्रूवाइट स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन का जो सेकंड नेम है वो है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ओके, सो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, इसको याद करने का एक तरीका है, इसका कंपोजिशन अगर आपको याद करना है तो इसको कंपोजिशन को याद करने का एक तरीका है मैप। यानी ये बनता है मैग्नीशियम से, अमोनिया से प्लस फॉस्फेट से। स्ट्रूवाइट स्टोन के कंपोजिशन होता है मैग्नीशियम, अमोनिया एंड फॉस्फेट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर, अगर नेचर हम देखें इसका, तो इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन नेचर। तो अगर हमसे पूछी जाएगी कि डाइट हम कैसी देंगे, तो हम क्या कहेंगे, डाइट हम कौन सी देंगे, एसिडिक डाइट। स्ट्रूवाइट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, कंपोजिशन है मैप, मैग्नीशियम, अमोनिया एंड फॉस्फेट, नेचर है एल्कलाइन नेचर, डाइट है एसिडिक डाइट। ओके, एक चीज का याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, स्ट्रूवाइट स्टोन की एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से टाइप का स्टोन है जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के थ्रू होने वाला, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होने वाला स्टोन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दैट इज स्ट्रूवाइट स्टोन या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ये स्टोन जो होता है वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके नाम अगर आप मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। वो कुछ प्रोटीएज बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक एंजाइम होता है यूरिएज एंजाइम। मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इन चीज़ों को, इसका आपको बस इनकी कंपोजिशन और नेचर याद होना चाहिए एग्जाम पर्पस की वजह से, बट मैं आपको बता देता हूँ। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होने वाले स्टोन हैं स्ट्रूवाइट स्टोन या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। इसमें प्रोटीएज बैक्टीरिया होता है जो यूरिएज एंजाइम कंटेन करता है। ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है, ये यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में। प्रोटीएज बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम को कंटेन करता है, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में। ये अमोनिया क्या करता है, यूरिन को एल्कलाइन बनाता है, ये अमोनिया यूरिन को एल्कलाइन बनाता है और फेवर करता है स्टोन फॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड अ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रूवाइट स्टोन। यूटीआई की वजह से होने वाला स्टोन अगर पूछेंगे तो स्ट्रूवाइट स्टोन, और किस तरीके से होता है ये मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया। यूरिएज एंजाइम यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। ये अमोनिया यूरिन को एल्कलाइन बनाती है, एंड बिकॉज यूरिन जब भी एल्कलाइन होता है तो वो फेवर करता है स्टोन फॉर्मेशन को। ठीक है, यूटीआई में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक हो। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जब एनक्लेक्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि अगर कोई लेडी है उसको यूटीआई या रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसे क्रैनबेरी जूस रिकमेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि क्रैनबेरी जूस क्या करता है, उसके यूरिन को एसिडिक बनाता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है, कम होती है एसिडिक यूरिन में। दैट्स द रीजन वी प्रोवाइड क्रैनबेरी जूस टू अ लेडी विद रिकरेंट यूटीआई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये स्ट्रूवाइट स्टोन, अभी मैंने आपको 3 स्टोन बता दिए। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन एल्कलाइन इन नेचर, वी विल गिव एसिडिक डाइट। कैल्शियम ऑक्सलेट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
स्टोन। तो आप ये भी यहाँ पर पॉइंट याद रख सकते हैं, पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन से होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स। वो कौन से स्टोन है जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं, दैट इज स्ट्रोबाइट स्टोन या फिर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। इसकी कंपोजिशन याद कैसे करेंगे, मैप, मैग्नीशियम, अमोनिया एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिक एसिड स्टोन को। ज़्यादातर यूरिक एसिड स्टोन किन पेशेंट्स को होता है, जिनको गाउट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ होता है। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है, इट मीन्स सोल्यूट बढ़ा हुआ है, और सोल्यूट बढ़ा हुआ है तो सुपर सैचुरेट होकर वो स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है। तो गाउट के पेशेंट में ज़्यादातर देखा जाता है। या फिर कीमोथेरेपी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है। कीमोथेरेपी, अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी में, किसी को कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स चलनी है, तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स क्या करती हैं, हमारी कैंसरस जो सेल्स होती हैं वो उन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। जब हमारी कैंसरस सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी तो उनका जो डीएनए मटेरियल है, जो हमारा डीएनए मटेरियल होता है वो प्यूरिन का बना होता है। या आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा कि डीएनए मटेरियल जो होता है वो प्यूरिन कंटेन करता है। तो जब भी किसी भी पेशेंट में कीमोथेरेपी चल रही है तो जो कैंसरस सेल्स है वो डिस्ट्रॉयड होती हैं। जैसी वो सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उससे प्यूरिन बिकॉज वो कंटेन करते हैं, एंड उस प्यूरिन का लेवल बढ़ने से यूरिक एसिड की लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और जैसे ही यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। गाउट डिजीज़ है, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल पेशेंट में बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन पेशेंट को हो सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूरिक एसिड स्टोन से। याद रखना, कभी भी यूरिक एसिड स्टोन का जो पेशेंट है उसको प्यूरिन डाइट मत देना, क्योंकि यूरिक एसिड में जो मेन वर्ड है वो है प्यूरिन। क्योंकि प्यूरिन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट प्यूरिन डाइट लेगा तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसीलिए गाउट, ये क्वेश्चन जब गाउट में भी आता है ये क्वेश्चन कि गाउट का जो पेशेंट है उसको कौन सी डाइट नहीं देते हैं, प्यूरिन डाइट नहीं देते हैं। अगर यूरिक एसिड का स्टोन का कोई पेशेंट है उसको कौन सी डाइट नहीं देंगे, प्यूरिन डाइट नहीं देंगे। अगर हाँ, प्यूरिन डाइट का एग्जाम्पल क्या है, नॉन वेज, मीट रिच सोर्स ऑफ प्यूरिन होता है। तो अगर कोई आपको एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं, मीट, प्यूरिन ना लिख के मीट दे दें, मीट, वेजिटेबल्स, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि गाउट के पेशेंट ना ही मीट लेंगे, कीमोथेरेपेटिक पेशेंट वगैरह सब में, बिकॉज मीट में प्यूरिन्स रिचली अमाउंट में पाया जाता है, और प्यूरिन्स का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरिक एसिड स्टोन को प्यूरिन फ्री डाइट देते हैं, प्यूरिन डाइट गलती से भी नहीं देना। और प्यूरिन डाइट नॉन वेजिटेरियन में यानी मीट वगैरह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टोन है, इसका नेचर मैं आपको बता देता हूँ। यूरिक एसिड है तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अभी तक सबके नेचर एल्कलाइन थे, अब इसका नेचर कैसा हो रहा है, एसिडिक नेचर हो रहा है इसका। तो इसमें जो डाइट हम देंगे वो डाइट हम कौन सी दे देंगे, एल्कलाइन डाइट। समझ रहे, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूरिक एसिड स्टोन एक पेशेंट को है, कौन सी डाइट आप दोगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जो यूरिक एसिड स्टोन का नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है। तो जो डाइट देंगे हम वो एल्कलाइन डाइट देंगे। ठीक है, तो एसिडिक डाइट का पहला केस ये है। एंड द लास्ट वन इज सिस्टीन स्टोन, ये पांचवा है, ये फोर्थ था। ठीक है, सिस्टीन स्टोन के बारे में एक बात याद रखना, ये जेनेटिक है। ठीक है, सिस्टीन स्टोन जेनेटिक होता है। यूरिक एसिड स्टोन में प्यूरिन डाइट नहीं देंगे, और स्ट्रोबाइट स्टोन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, अगर मैं आपको इनमें बताऊं इंपॉर्टेंट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, रेडियोग्राफी में देखे जा सकते हैं। स्ट्रोबाइट स्टोन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है,
इनका नेचर अल्कलाइन होता है तीनों का। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको तो यूरिक एसिड में प्यूरिन डाइट नहीं देंगे, सिस्टीन स्टोन जेनेटिक होता है। तो ऐसा आएगा कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से स्टोन होता है, तो सिस्टीन स्टोन है। इसमें क्या होता है, सिस्टीन आपने देखा होगा ये एक अमीनो एसिड है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है। इस सिस्टीन को एक्सक्रीट करने के लिए, सिस्टीन को एक्सक्रीट बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए एक एंजाइम होता है, सिस्टीन यूरिया एंजाइम। सिस्टीन यूरिया एंजाइम जब जेनेटिकली ये एंजाइम मिसिंग होता है तो सिस्टीन बॉडी से बाहर नहीं एक्सक्रीट आउट हो पाता है, जिसकी वजह से वो स्टोन फॉर्मेशन कर देता है। तो इसीलिए सिस्टीन स्टोन का फॉर्मेशन होता है। आपको बस ये याद रखना है कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो स्टोन होता है वो सिस्टीन स्टोन होता है। यूरिक एसिड स्टोन में प्यूरिन डाइट नहीं देंगे, और जो स्ट्रूवाइड स्टोन होता है वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टोन। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कॉमन टर्म्स, द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टोन फॉर्मेशन, उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर्स देखे, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्टोन्स देख लिए। नाउ वी विल मूव टू द सिम्टम्स। सी सिम्टम्स बहुत सारे लिखे रहते हैं, पेलर होना, डायफोरोसिस होना, ये सब होना। मैं आपको एग्जाम पर्पज से सिर्फ 2 बताऊंगा। पहला है शार्प पेन। स्टोन में बहुत शार्प पेन होता है, आप चाहे इसे रीनल कोलिक कह सकते हैं या यूरेट्रल कोलिक कह सकते हैं। और सेकेंड है हिमेचूरिया। ठीक है, ब्लड आना। शार्प पेन में देखिए जो स्टोन का पेन होता है वो कैसे होगा, ये एनक्लेक्स में कई बार क्वेश्चन आता है। फ्लैंक रीजन से स्टार्ट होगा, हमारे फ्लैंक जहाँ पे हमारे किडनी लोकेटेड होते हैं, फ्लैंक रीजन से स्टार्ट होगा और ये वेव लाइक होगा और ये ट्रैवल करेगा ग्रोइन की तरफ। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा स्टोन का जो पेन होता है वो फ्लैंक रीजन से ओरिजिनेट करता है, वेव लाइक होता है। वेव लाइक होगा इट मीन्स यूरेट्रल कोलिक। ठीक है, फ्लैंक रीजन से ओरिजिनेट होगा, वेव लाइक ग्रोइन की तरफ जाएगा एंड थाइज में जाएगा, पेन रेडिएट करेगा पेन। ठीक है, तो ये जो पेन होता है वो रीनल स्टोन का होता है। यूरेट्रल कोलिक का पेन जो होता है वो वेव लाइक होता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, सेकेंड है हिमेचूरिया। जब भी स्टोन जो होता है वो पास आउट होता है हमारी किडनी से यूरिथ्रा के थ्रू, तो वो क्या करता है, अंदर के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को स्क्रैच करता है ट्यूब्स में, जिसकी वजह से स्टोन में मोस्ट ऑफ द केसेस में हिमेचूरिया देखा जा सकता है, ब्लीडिंग देखी जा सकती है। तो मेनली आपको ये 2 जो सिम्टम्स है वो पता होना चाहिए, इसके जो अलावा हैं वो बस यूँ ही हैं। अब नाउ डायग्नोसिस, बात करते हैं रीनल स्टोन के डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में पहला आता है एक्सरे। आप एक्सरे कर सकते हो, KUB कहते हैं, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर, KUB एक्सरे कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया रेडियोग्राफी में आप यूरिक एसिड स्टोन को नहीं देख सकते, बिकॉज वो कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। मैंने आपको यहाँ पर ये बात नहीं बताई और मैं अब आपको ये बात बता देता हूँ कि जहाँ पर हमने यूरिक एसिड स्टोन को पढ़ा था उसमें हमने बोला था प्यूरिन डाइट नहीं लेना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, कभी भी ये नहीं, नॉट विजिबल इन रेडियोग्राफी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी यूरिक एसिड स्टोन आपको रेडियोग्राफी में विजुअलाइज नहीं होंगे और कैल्शियम स्टोन हमेशा विजुअलाइज होंगे। तो अगर हम यहाँ पे डायग्नोसिस में पढ़ रहे हैं कि एक्सरे हमें लेना चाहिए, तो हम वहाँ पर ये मेंशन करते हुए चलेंगे कि एक्सरे बेनिफिशियल तब है जब कैल्शियम स्टोन है, क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन आप नहीं देख सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है। अगर कहा जाएगा गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो आप सेकंड नंबर पे बता दीजिए CT स्कैन। CT स्कैन यू कैन विजुअलाइज ऑल टाइप ऑफ स्टोन, कोई सी भी टाइप का स्टोन हो आप CT स्कैन से बता सकते हैं। सो डायग्नोसिस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में पहली चीज़ हमें पता है, रीनल स्टोन अगर किसी को भी रीनल कैल्कुलाई होती है, सबसे ज़्यादा पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है। तो पेन के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक दे देंगे।
ठीक है। सेकंड नंबर में हम कोशिश करेंगे टू रिमूव स्टोन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 5 mm से छोटा अगर स्टोन का साइज होता है तो वो रिमूव हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। ओके, सो अगर 5 mm से छोटा साइज है और हमको स्टोन को रिमूव करना है तो हम इसमें कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। पहला है डायूरेटिक्स। इसमें आप लूप डायूरेटिक्स पेशेंट को दे सकते हो। हम जनरली पेशेंट को बोलते भी हैं कि आप रात को पानी पीजिए और सुबह तक यूरिन को होल्ड करके रखिए एंड फोर्सफुली सुबह आप यूरिन पास कीजिए, जिसकी वजह से आप स्टोन पास आउट हो सके। ठीक है, तो डायूरेटिक्स भी हम पेशेंट को देते हैं ताकि फोर्सफुली अगर यूरिन पास आउट हो, बार बार यूरिन फ्लश हो, तो वो जो स्टोन है वो पास आउट हो जाए। सेकंड हम दे सकते हैं यूरिथ्रा को डायलेट करने के लिए। अगर आपको रिमूव करना है स्टोन को तो आप यूरिथ्रा को भी डायलेट करने के लिए दे सकते हैं। यूरिथ्रा को डायलेट वगैरह करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, लाइक निफिडिपिन इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, ये यूरिथ्रा डायलेट होंगी एंड इजीली रिमूव स्टोन क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना, अगर स्टोन पास आउट होता है तो आपको उसको घर लेके नहीं जाना है मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए कि ये देखिए मेरा स्टोन। आपको क्या करना है, उसको लैब में भेजना होता है ताकि ये पता चल सके कि कौन से टाइप का स्टोन है, फिर उसका नेचर पता चलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि आपको कैसी डाइट देनी है। क्योंकि 80% जो केसेस होते हैं वो स्टोन के क्या होते हैं, रिकरेंट होते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि आपको कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है तो हम उस तरीके से आपको डाइट नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा जो अगर स्टोन पास आउट होता है, ये मैं आपको आगे पॉइंट बताऊंगा, इसलिए हम यूरिन को हमेशा यूरिन एनालिसिस में स्ट्रेन करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया पेन के लिए एनाल्जेसिक और टू रिमूव स्टोन को रिमूव करने के लिए आप डायरेटिक्स दे सकते हैं या यूरिथ्रा को डायलेट करने के लिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अगर 5 mm से साइज बड़ा है तो आप सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ये होता है और लिथोट्रिप्सी होता है। ये चीज़ें आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, शॉक वेव का यूज़ करके पहले जो स्टोन है उसको ब्रेक करते हैं। इस तरीके का शॉक वेव यूज़ कर लेंगे और आपकी स्टोन को ब्रेक करके उसको इजीली पास आउट हो सकता है वो। तो आप ये देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम पर्पज़ से इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ नर्सिंग इंटरवेंशन। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला, अगर कोई भी पेशेंट होगा जिसको रीनल डिसऑर्डर्स वगैरह होंगे तो याद रखना, मॉनिटर इनटेक आउटपुट। पेशेंट का इनटेक आउटपुट आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट एडीमा का होता है, जैसे कई बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब के भी जो पेशेंट्स होते हैं इनमें भी आपको मॉनिटर इनटेक आउटपुट करना है। ठीक है, रीनल के ज़्यादातर केसेस में आपको इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर करना होता है। सेकंड है, पेशेंट में इंक्रीज करेंगे फ्लूइड इनटेक। ठीक है, ताकि सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो, सुपर सैचुरेशन ना हो। ठीक है, ये हम नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। या अगर स्टोन हो गया है तो हम इंक्रीज क्यों करते हैं फ्लूइड को, ताकि जो स्टोन है वो फ्लश आउट हो सके। तीसरा है एनकरेज एम्बुलेशन। एम्बुलेशन के हेल्प से जो स्टोन है वो पास आउट हो सकते हैं। इसीलिए हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बताना भी है आंसर ऑप्शन अगर एनकरेज एम्बुलेशन होगा। जिसमें भी पेशेंट में रीनल स्टोन होता है हम उसको एम्बुलेट करवाते हैं ताकि जो स्टोन है वो पास आउट हो सके इजीली। ठीक है, 24 आवर यूरिन हम पेशेंट का लेते हैं, और 24 आवर यूरिन हम लेते हैं पेशेंट का ताकि हमें जो स्टोन यूरिन है उसको स्ट्रेन करते हैं ताकि हमें जो स्टोन है उसका नेचर पता चल सके, उसका कंपोजिशन पता चल सके। ठीक है, तो 24 आवर यूरिन स्ट्रेन, 24 आवर जो यूरिन होता है उसको स्ट्रेन करते हैं ताकि हम कैच कर सकें स्टोन को।
एंड देन हम उसका नेचर, कंपोजिशन सब पता लगा सकें। अगला है गिव डाइट अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के हिसाब से ही डाइट देनी है। यानी अगर कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन है तो हमें पता है कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, तो हमें डाइट कैसी देनी है, एसिडिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूरिक एसिड स्टोन है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, हमें डाइट कैसी देनी है, अल्कलाइन। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये कुछ 5 नर्सिंग इंटरवेंशन से जो पूछे जाते हैं। कभी भी रीनल स्टोन का जो पेशेंट होता है उनमें एम्बुलेशन हम एनकरेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेट करेंगे पेशेंट को, ताकि जो स्टोन है वो पास आउट होने में या फ्लश आउट होने में हेल्प करता है। 3 से 4 लीटर, 3 to 4 लीटर हम फ्लूइड उसको देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश आउट हो, क्योंकि यूरिन स्टेसिस भी एक रीज़न था, यूरिन स्टेसिस भी एक रीज़न था स्टोन फॉर्मेशन का। इसलिए हम फ्लूइड ज़्यादा देंगे ताकि यूरिन स्टेसिस ना हो, स्टैग्नेशन ना हो। इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, 24 आवर यूरिन स्ट्रेन करेंगे ताकि हम कैच कर सकें। ठीक है, गिव डाइट अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग ही हमको डाइट देनी है। और अब मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कई एग्जाम से पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अगर एक पेशेंट को ऑक्जिलेट स्टोन है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहा हूँ डायरेक्टली जो आते हैं। अगर किसी पेशेंट को ऑक्जिलेट स्टोन है तो पेशेंट को कौन सी डाइट नहीं देंगे? आंसर है स्पाइनेच नहीं देना है, स्ट्रॉबेरीज नहीं देनी है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हाई इन ऑक्जिलेट। क्योंकि ये दोनों ऑक्जिलेट, इनमें ऑक्जिलेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्जिलेट स्टोन वाले पेशेंट को स्पाइनेच और स्ट्रॉबेरीज कभी भी नहीं दी जाती है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी पेशेंट को यूरिक स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन, तो उसको कौन सी डाइट नहीं देंगे? एंड द आंसर इज प्यूरिन डाइट नहीं देंगे। अगर पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन है तो पेशेंट को प्यूरिन डाइट नहीं देंगे, यानी मीट एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, इसके रीजन भी मैंने आपको बता दिया, प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। थर्ड है रीनल कैल्कुलाई। अगर किसी पेशेंट को रीनल कैल्कुलाई है तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेन ऑल यूरिन, उसकी यूरिन को स्ट्रेन करना होता है टू कैच स्टोन्स को कैच करने के लिए स्ट्रेन करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीनल कैल्कुलाई का पेशेंट है तो स्ट्रेन करना होता है यूरिन को। ठीक है, टू आइडेंटिफाई रीनल कैल्कुलाई, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके रीनल कैल्कुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोस्कोपी। जब आप ब्लैडर को विजुअलाइज करते हो तो उसके बाद देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर होती है, इसमें कई जगह ये आंसर्स अलग अलग है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर होती है तो वो नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो रही है सिस्टोस्कोपी के बाद तो वो नॉर्मल है, बट अगर 24 आवर के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि सिस्टोस्कोपी के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आ रही है, क्या वो नॉर्मल है? तो ये जो एनक्लेक्स में मैंने ये पॉइंट्स देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये नॉर्मल है, बट स्मॉल अमाउंट 24 आवर्स के बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन स्टोन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सा होता है? तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन होता है जो मोस्ट कॉमन होता है। पूछा जाएगा रीनल स्टोन में आप क्या इंटरवेंशन करोगे? याद रखना, रीनल कैल्कुलाई में मेन जो इंटरवेंशन होता है वो होता है इंक्रीज करना वाटर इनटेक को। पेशेंट को एनकरेज करेंगे वाटर इनटेक, एक दिन में 3 से 4 लीटर उसे पानी देंगे ताकि स्टेसिस भी ना हो, बाबा फ्लश आउट हो। डायूरेटिक्स भी देंगे और यूरिथ्रल डायलेटर्स भी, मतलब स्मूथ मसल रिलैक्सेंट देंगे ताकि यूरिथ्रा डायलेट हो, वो पास आउट हो। ठीक है, स्टोन पास आउट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है इंट्रावीनस पाइलोग्राम से। इसमें क्या करते हैं, आप डाई का यूज़ करते हो स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप डाई का यूज़ करते हो इंट्रावीनस पाइलोग्राम में। इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर इंट्रावीनस पाइलोग्राम जिसमें कि आप डाई का यूज़ करते हो स्टोन का पता लगाने के लिए, ठीक है, फिर एक्सरे में उसकी इमेजेस देखी जाती हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राम में आप पहले डाई इंजेक्ट करते हो, देन एक्सरे में देखते हो। तो इंट्रावीनस पाइलोग्राम में क्या क्या देखना है? आयोडीन से एलर्जी ना हो पेशेंट को, क्योंकि जो डाई होती है वो आयोडीन
आयोडीन की बनी होती है, तो शेलफिश आयोडीन, इनसे अगर एलर्जी है तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम में जो डाई है उसका यूज़ नहीं करेंगे, यानी आईवीपी नहीं करेंगे अगर पेशेंट को आयोडीन और शेलफिश से एलर्जी है तो। दूसरा, कभी भी डाई आप इंजेक्ट नहीं करोगे अगर पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट है तो। अगर रीनल फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड है, अगर रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है तो कभी भी आप डाई का यूज़ नहीं करोगे पेशेंट में, ठीक है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम के लिए। और इंट्रावेनस पाइलोग्राम में जो डाई यूज़ होती है उससे पहले ये देखना जरूरी होता है कि पेशेंट को आयोडीन या शेलफिश से एलर्जी ना हो, ठीक है। तीसरी चीज़, ये भी एनक्लेक्स का पॉइंट है, जब भी इंट्रावेनस पाइलोग्राम या डाई का यूज़ करते हैं तो ये इंश्योर कर लेना कि पेशेंट को मेटफॉर्मिन नहीं चल रही हो। अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन में है, दैट इज ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स, ओके, तो अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है तो कभी भी उसमें डाई इंजेक्ट नहीं करते। इसका एक रीज़न है और वो रीज़न आप मुझे बताइएगा। एनक्लेक्स में इसका एक रीज़न लिखा हुआ है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है कि मेटफॉर्मिन के साथ डाई क्यों नहीं यूज़ करते, ओके। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, बट ये आप मुझे बताइएगा कि मेटफॉर्मिन के साथ डाई क्यों नहीं यूज़ करते, इसका रीज़न है, ओके। नाउ 24 आवर यूरिन, अगर कभी भी, ये फंडामेंटल में भी पूछा जाता है, 24 आवर यूरिन, कभी भी आपको 24 आवर यूरिन लेने के लिए कहा जाए तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली चीज़, फर्स्ट वॉइडेड यूरिन, मतलब मान लो आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक का आपको यूरिन लेना है, तो पहली चीज़ ध्यान रखना, मान लो उससे पहला जो यूरिन उसने पास किया वो 9 बजे हुआ, तो 9 बजे जो वो यूरिन पास आउट करेगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये क्वेश्चन फंडामेंटल में भी पूछा जाता है। जब भी आप 24 आवर यूरिन किसी पेशेंट का कलेक्ट करें तो फर्स्ट वॉइडेड यूरिन को आपको क्या करना होता है, हमेशा डिस्कार्ड करना होता है। सेकेंड, जब भी आप 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं तो आप उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, या फिर कीप स्पेसिमेन कोल्ड बाय कीपिंग इट इन आइस फॉर होल 24 आवर। या तो रेफ्रिजरेटर करते हैं या फिर एक बेसिन जिसमें आइस हो उसमें 24 आवर्स तक आप इसको रखते हैं। उसके बाद है कैल्शियम स्टोन में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट है, कैल्शियम स्टोन जिनको भी होता है तो उनमें थाइजाइड डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। कैल्शियम स्टोन में क्या करते हैं, थाइजाइड डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये यूरिन में क्या करते हैं, कैल्शियम के अमाउंट को कम करते हैं। दैट्स द रीज़न कैल्शियम स्टोन में हमेशा थाइजाइड डायूरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर यूरिक एसिड स्टोन है, तो यूरिक एसिड स्टोन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एल्यूप्रोनॉल, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्यूप्रोनॉल। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रीनल स्टोन। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस देखी कुछ, उसके बाद हमने प्रिंसिपल देखा कि स्टोन फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके बाद हमने देखा कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। देन हमने उसके टाइप्स ऑफ स्टोन्स देखे, डायग्नोसिस देखे, मैनेजमेंट देखे, नर्सिंग इंटरवेंशन देखे, एंड एट लास्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीनल कैल्कुलाई के बारे में डिस्कस किए। तो दैट्स द एंड ऑफ रीनल कैल्कुलाई।